नमस्ते मित्रों, इतिहास की दुनिया में आपका अभिनंदन। मध्यकालीन भारतीय इतिहास की चर्चा कर रहा हूं और चर्चा के केंद्र में है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के संदर्भ में अब तक हम एक बार मिल चुके हैं और आज अपनी ये दूसरी मुलाकात है। पिछली मुलाकात में हमने देखा कि 1290 ईस्वी में गैर तुर्की सुल्तानों के एक गुट का नेतृत्व करते हुए बलबन के वंश के खात्मे के साथ ही जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना। यद्यपि दिल्ली में उसने 1 साल के बाद प्रवेश किया। 1 साल तक वह दिल्ली के पास कैलूगढ़ी में रहा विभिन्न कारणों से। इस घटना को हमारे कुछ इतिहासकार मित्र खिलजी क्रांति कहते हैं। क्रांति, यह क्रांति क्यों नहीं थी मैं पिछले अंक में बता चुका हूं। अलाउद्दीन खिलजी के जीवन की कुछ घटनाओं को देखते हुए हमारे अनेक इतिहासकार मित्रों ने कहा कि साहब वह तो एक दयालु सुल्तान था, वह तो एक उदार स्वभाव का व्यक्ति था। मैं पिछले अंक में यह स्पष्ट कर चुका हूं कि न तो वह कोई उदार स्वभाव का व्यक्ति था और न ही वह कोई दयालु सुल्तान था। इंसान जरूरी नहीं कि किसी एक क्षेत्र में अच्छा हो तो दूसरे क्षेत्र में भी अच्छा हो। उसने गुट बहुत अच्छा बनाया, उसने बलबन के वंश का नाश भी तरीके से किया और उसने बड़ी चतुराई से स्वयं को गैर तुर्की सरदारों का नेता भी बना लिया और सुल्तान भी बन गया। हम मान लेते हैं कि उसमें कुछ गुण थे, लेकिन जो उसने बेवकूफियां की, उन बेवकूफियों को आप दया का या उदारता का आवरण ओढ़ाकर उसको उदार या दयालु सुल्तान सिद्ध नहीं कर सकते। मैं जिक्र कर चुका हूं लेकिन दोहरा देता हूं, कम समय में दोहरा देता हूं कि उसने 1 साल तक तो दिल्ली में प्रवेश नहीं किया, जिसके विभिन्न कारण थे। दिल्ली में जब प्रवेश किया तो बलबन के लाल महल के आगे घोड़े से उतर गया और रोने लगा कि हो वह महल आ गया जिसमें मेरा सुल्तान रहा करता था। मैं तो बड़ा भावुक हूं, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने बलबन के वंश का नाश किया है, यह बात ध्यान रहनी चाहिए। फिर जब वह बलबन के सिंहासन के सामने गया तो वहां रोने लगा, फूट फूट कर जमीन पर बैठकर। बोला, अरे इस सिंहासन पर मैं कैसे बैठूं, इसकी तो मैंने बरसों सेवा की है, इस पर तो मेरा स्वामी बैठा करता था, ना ना मैं इस पर नहीं बैठ सकता। इन दोनों घटनाओं को क्या कहेंगे आप? या तो वह कोई चतुराई दिखाना चाहता है, लोगों की सहानुभूति हासिल करना चाहता है, अपना सुल्तान बनना सिद्ध करना चाहता है सही कि मैं तो मजबूरी में बना, और या वह बेवकूफ था। आप सुल्तान जैसे जिम्मेदार पद को ग्रहण कर रहे हो, कर चुके हो, और उसके बाद में इस तरह के अभिनय की क्या आवश्यकता है? फिर
उसने दिल्ली के हजारों ठगों को माफ कर दिया, उनको नावों में बिठाकर और बंगाल की तरफ भेज दिया और कहा कि इनको कह दो कि ये दोबारा से दिल्ली नहीं आए। यह उदारता है, यह दया है। यदि एक सुल्तान के लिए इस तरह की बेवकूफी को दया या उदारता कहा जा सकता है तो वह दयालु या उदार था। लेकिन जो लोग जनता को परेशान करते थे, जिन लोगों के डर से लोग शाम के बाद घरों से नहीं निकलते थे, ऐसे लोगों को, ऐसे ठगों को और छोड़ देना बिना दंड दिए, यह दयालु होने की निशानी नहीं है। मलिक छज्जू ने बगावत की, बड़े बेटे इख्तियारुद्दीन खाना इख्तियारुद्दीन को किलू गड्डी सौंप के छोटे बेटे अरक अली खां के साथ वह कड़ा मानिकपुर गया, जहां का वह सूबेदार था, हाकिम था मलिक छज्जू, बलबन का भतीजा। विद्रोह दबा दिया गया, अरक अली खां आगे पहुंच गया था, उसने पहले ही लड़ाई में छज्जू को भागने के लिए मजबूर कर दिया था। बाद में पकड़ा गया और पकड़ के और उसको सुल्तान के सामने भी पेश किया गया। बाद में दूसरे विद्रोहियों के साथ कंधे पर जुआ डाल के, हाथ पीछे की तरफ बांध के, मैले कुचेले कपड़े पहना के उसको और सुल्तान के सामने पेश किया गया। और सुल्तान साहब तो रोने लगे, फिर रोने लगे कि ओहो देखो बलबन के भतीजे का क्या हाल हुआ है। अरे भाई, इसकी ये दुर्गति तो मत करो, इसको आजाद करो, इसके हाथ खोलो, इससे कंधे पर से जुए का बोझ हटाओ और इसको कपड़े दूसरे पहनाओ, इसको नहलाओ धुलाओ भाई, फिर मेरे सामने पेश करो। इसे उदारता कहते हैं, इसे दया कहते हैं। फिर बाद में अपने ऑफिस में उसको निजी ऑफिस में बुलाया, या घर में जहां भी उसकी बैठने की जगह थी, और अमीरों के साथ शराब पेश की और बोला कि भाई आपने क्या ये अच्छा किया। तो बर्नी लिखता है कि साहब उनकी नजर मिलाने की हिम्मत नहीं हुई। अरे तो भाई, जिनकी जान आपने बख्श दी, जिनको मारना चाहिए था, मारा नहीं, तो फिर वो नजरें थोड़ी मिलाएंगे आपसे, वे तो क्षमा की मुद्रा में ही रहेंगे ना। तो कहा कि भाई ठीक है, आपने तो, आपकी गलती नहीं है, आपने तो आपका जो पूर्व हितैषी है उसके समर्थन में तलवार उठाई थी। इसके अलावा सीदी मोला की घटना, ये जो सीदी मोला की घटना है, यह घटना तो पहले की घटनाओं से उलट है। पहले की घटनाओं में वो सबको छोड़ रहा है, सबको माफ कर रहा है। सीदी मोला के बारे में आपको ध्यान होगा, पिछले अंक में बता चुका हूं कि वह एक दरवेश था, उसकी अपनी खानकाह थी, वहां दिन में पता नहीं कितने लोग भोजन करने आते थे, बिना शुल्क दिए भोजन करते थे। बर्नी लिखता है वहां बढ़िया से बढ़िया खाना बनता था जो सामान्य घरों में नहीं बनता, और फिर वह किसी से कुछ लेता भी नहीं था। अरे तो भाई, जब किसी से कुछ लेता नहीं था तो ये भोजन कहां से बनता था, ये खर्चा कहां से निकलता था। सीदी मोला खुद महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और उसके यहां पर सुल्तान से असंतुष्ट अमीरों का खूब आना जाना था, खूब रहते थे वहां पर। यहां तक कि सुल्तान का बड़ा बेटा इख्तियारुद्दीन आता जाता था वहां, जिसकी छोटे बेटे अरक अली खां से बनती नहीं थी। तो जब वहां एक षड्यंत्र हुआ कि सुल्तान को मार दिया जाए और सीदी मोला को खलीफा घोषित कर दिया जाए, इस तरह की जब चीजें वहां हुई और उसकी खबर जब लगी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को, तो लाया गया पकड़कर सीदी मोला को जकड़कर। तो उस समय तो दया नहीं आई सुल्तान को, बहुत क्रोध आया उस पर। और वो एक अबू बकर तुसी था, जिसकी सीदी मोला से नहीं बनती थी, वह भी एक दरवेश था, उसको सौंप दिया, बोले ले तुसी बदला ले इससे। और उसके आदमी ने चाकू घोंपने शुरू कर दिए। वो छत से देख रहा था दूर से, वो अरक अली खां उसका बेटा, जिसकी सीदी मोला से पहले ही नहीं बनती थी, उसने अपने महावत को कहा कि इसको हाथी से कुचलवा दो, और वहीं सीदी मोला का खेल खत्म हो गया। तो इन चीजों के आधार पर
सुल्तान को दयालु या उदार घोषित करना समझ में नहीं आता है। चलो, फिर उसने राजपूतों के विरुद्ध अभियान किया, रणथंबोर के अभियान पर गया तो रास्ते में झाइन पड़ा, वहां उसने खूब तबाही मचाई, मंदिर तोड़े, मूर्तियां जो हाथ आई उनकी तारीफ तो की कि मूर्तियां अच्छी हैं, लेकिन इनको ले जाके जामा मस्जिद की सीढ़ियों में डाल दो ताकि आते जाते मुसलमान इनको ठोकर मारे। अब एक दयालु व्यक्ति ऐसा हो सकता है? ये सोचने की चीजें हैं। जो बातें बरसों से चली आ रही हैं, वहां हमें एक नजर फिर से डालनी चाहिए, पुनर्मूल्यांकन होना चाहिए चीजों का। तो खैर, तो इस तरह से क्या है कि उसकी घटनाएं घटी। उसने बाद में वह वहां भी आया, अपने मंडोर भी आया, मंगोलों के विरुद्ध भी उसका अभियान हुआ और मंगोलों से वह निपटने में सफल भी रहा। अब यहां पर जलालुद्दीन का काम तो एक तरह से खत्म हो जाता है। बस वह रहता है, सुल्तान तो रहता ही है 1296 ईस्वी तक, लेकिन जो महत्वपूर्ण भूमिका है ना, वह शुरू हो जाती है अलाउद्दीन की, जो इसका भतीजा था और कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था। हाकिम समझ लीजिए, सूबेदार समझ लीजिए, गवर्नर समझ लीजिए, अधिकारी समझ लीजिए, उसके पास वहां का दायित्व था। मलिक सज्जू के विद्रोह को दबाने के बाद में इसी को सौंपा गया था कड़ा मानिकपुर। और अब खेल इसका शुरू होता है अलाउद्दीन खिलजी का। आगे जाके जो खिलजी बनेगा, अलाउद्दीन खिलजी बनेगा, अभी तो इसका नाम अली गुरशास्प है। तो हम इसकी चर्चा करेंगे थोड़ी सी कि भाई इसकी चर्चा करने का मतलब यह है कि कड़ा मानिकपुर का गवर्नर रहते हुए यह क्या कर रहा है, सुल्तान रहते हुए जो करेगा उसकी बात तो अपन बाद में करेंगे। तो अली गुरशास्प नाम था इसका, यह याद रखना चाहिए। सिरसा में जन्मा था 1266 ईस्वी में। बाप उसका बहुत जल्दी मर गया था, तो इसका पालन पोषण इस चाचा ने ही किया था, जलालुद्दीन ने। कोई बहुत ज्यादा पढ़ाई तो वह नहीं कर सका, शिक्षा तो उसकी अच्छी नहीं हुई, लेकिन वह योद्धा अच्छा बन गया, इसमें कोई संदेह नहीं है। स्वभाव से आक्रामक था, स्वार्थी था। उसकी शादी जलालुद्दीन की पुत्री से हुई थी, लेकिन आपको यह ध्यान रहे कि उसकी अपनी बीवी से कभी बनी नहीं, और उसकी जो सास थी मलिकाए जहां, उससे भी उसकी बनती नहीं थी। तो यहां तक स्थिति आ गई कि वह रहना ही नहीं चाहता था दिल्ली में, तो या जहां भी ये रहती थी वहां वह कम ही रहता था, ये आपको ध्यान रहे। तो जब जलालुद्दीन सुल्तान बना तो उसे अमीर तुजुक बनाया गया था, समारोहों का स्वामी। फिर इसका जो भाई था अल्मास बेग, उसको बनाया था अमीर अखूर। ये अल्मास बेग का नाम भी आप याद रखना, इसका भी जिक्र आएगा दोबारा। और इसने क्या किया कि 1292 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी की अनुमति लेकर और भिलसा को जीता था। और ये जो भिलसा की जीत में उसने बहुत सारा धन लूटा था, उसके हाथ में बहुत सारा माल आया था। तो ये इसने क्या किया कि ये वह धन लेकर और उपस्थित हो गया सुल्तान के सामने और उसको धन भेंट कर दिया। अब इससे सुल्तान के मन में यह विश्वास जम गया कि ये तो मेरा भतीजा बड़ा अच्छा है। देखो, लूट का माल मुझे लाके दे दिया, जैसे लूटा था वैसे। कायदा ही यही होता है कि लूट का माल सुल्तान को दिया जाना था, लेकिन आमतौर पे बीच में थोड़ी गड़बड़ कर ली जाती है, वो इसने भी की होगी, लेकिन सुल्तान खुश हो गया कि भाई ये तो ठीक है, अच्छा काम हुआ। और वहां से वह भिलसा से लूट का माल भी लाया और एक मूर्ति भी लाया। मूर्ति के लिए उसने कहा कि भाई इसको बदायूं दरवाजे पर डाल दो ताकि इसको मुसलमानों की ठोकरें लगे और इसको
युद्ध मंत्री बना दिया गया आरजे ममालिक। अब उसके मन में महत्वाकांक्षा जागी कि भिलसा अपन ने जीत लिया, सुल्तान का विश्वास भी जीत लिया, और जितना माल अपन रख सकते थे उतना अपन ने रख भी लिया, लेकिन हमें और ज्यादा धन इकट्ठा करना चाहिए। असल में उसकी नजर थी देवगिरी पर, दक्कन में। देवगिरी का राजा था रामचंद्र देव, और उसकी इच्छा ये थी कि राजा रामचंद्र देव को लूट लें, उस पर हमला कर लें, लेकिन सुल्तान को यह पता नहीं चलना चाहिए कि इसकी योजना क्या है। तो उसने सुन रखा था कि देवगिरी में बहुत धन है, अपार धन है, तो वह चाहता था कि वहां से खूब सारा धन लूट लें और फिर उस धन के सहारे और सुल्तान बन जाए। तो 8000 घुड़सवारों को लेकर वह निकला, और मराठा राज्य की सीमा एलिचपुर की घाटी से जाने पर करीब 12 मील ही बचती थी, तो वो रास्ता उसने चुना। पीछे से उसका जो खास आदमी था अताउल मुल्क, उसको उसने कड़ा मानिकपुर सौंप दिया कि ये तो तू संभाल और मैं चलता हूं। और अफवाह उसने ये फैलाई ताकि देवगिरी का जो राजा है वह असावधान रहे कि ये तो सुल्तान का एक भतीजा है, और सुल्तान की नाराजगी के डर से और भागा हुआ और राज महेंद्र के राजा के यहां नौकरी करने जा रहा है। देवगिरी की सेना भी उस समय बाहर गई हुई थी, राजकुमार सिंघन के नेतृत्व में, और राजा देवगिरी में ही था। तो उसने क्या किया कि अचानक देवगिरी पे हमला कर दिया। अब रामचंद्र देव कहां से लाए सैनिक, क्योंकि अफवाह तो जो उसने सुनी थी अलाउद्दीन के बारे में कि वह तो कहीं और ही जा रहा है, तो वह ऐसी बात क्यों सोचता। तो उसने क्या किया कि बड़ी मुश्किल से कुछ हजार सैनिक इकट्ठे किए और वह हार गया। लड़ाई हुई और लड़ाई में हार गया, और अलाउद्दीन की सेना ने नगर में प्रवेश किया। 30-40 हाथी, बहुत सारे घोड़े और कई तरह के का सामान उसे लूट में मिला। फिर उसने क्या किया, एक अफवाह और फैलाई कि दक्षिण पर विजय करने के लिए उसका चाचा है, वह 20,000 घुड़सवारों को लेकर पीछे पीछे आ रहा है। अब वो रामचंद्र घबरा गया, तो उसने कहा कि भाई संधि कर लो। तो संधि के पहले जो लूट हुई वो तो लूट हुई ही, संधि के बाद में लूट हुई, और उल्लेख मिलता है कि 50 मन सोना, 7 मन मोती, 40 हाथी और पता नहीं क्या क्या, और इसके अलावा वह सारा माल जो उसने नगर से इकट्ठा किया है वह माल भी, वह सब अलाउद्दीन को मिलेगा। अब ये संधि की शर्तों पर काम चल ही रहा था कि माल दे दिया गया था, माल और भी दिया जा रहा था। इसी बीच में वह सेना लौट आई जो राजकुमार सिंघन या शंकर भी नाम मिलता है, उसके नेतृत्व में बाहर गई हुई थी। तो उसे जब वह थोड़ा दूर था, 5-7 किलोमीटर दूर था, तो उसको रामचंद्र देव ने संदेश भेजा कि भाई हमने संधि कर ली है और हमारा बहुत नुकसान हुआ है, तो इसलिए तुम उसी हिसाब से नगर में आना। लेकिन उसको क्रोध आ गया, बोले वो कौन होता है, कौन है ये अलाउद्दीन, और कैसे इस तरह से लूट कर सकता है। उसने अलाउद्दीन को संदेश भेजा कि लूट का माल वापस कर दो, चुपचाप यहां से निकल जाओ, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार रहो। तो अलाउद्दीन को बहुत बुरा लगा, तो उसने किला तो सौंपा नुसरत खां के भरोसे और खुद लड़ने के लिए निकल गया। और इस लड़ाई में भी सिंघन को हारना ही था। और दूसरी बात यह कि किले में भी भूखमरी की स्थिति आ गई थी, तो फिर उसने पहले से भी ज्यादा कठोर शर्तें रखी। अब फरिश्ता लिखता है, इसमें अतिशयोक्ति तो है ही, लेकिन फरिश्ता लिखता है कि 600 मन सोना,
7 मन मोती, 2 मन लाल नीलम हीरे पन्ने, 1000 मन चांदी, 4000 थान रेशम और अनेक वस्तुएं जिनका वर्णन करना बुद्धि से परे है, यह फरिश्ता लिखता है। अतिशयोक्ति हो सकती है, ज्यादा कहा हो सकता है, लेकिन इसको कम भी कितना करेंगे अपन। माल खूब लूटा उसने और वह माल लूटकर वहां से निकल गया। अब आप ये देख लीजिए, यह लिखा मिलता है कि इतना धन उसने लूटा कि इस धन के सहारे उसने सुल्तान को तो मारा ही, दिल्ली पर तो कब्जा उसने किया ही, उसके अलावा फिरोज तुगलक के समय तक वह धन काम आता रहा। अब आप अंदाजा लगा लीजिए। तो अलाउद्दीन क्या है कि तेजी से वहां से भागा और कड़ा आ गया। उधर जलालुद्दीन ठहरा हुआ था ग्वालियर में। तो उसको गुप्तचरों से पता चला कि वह कहकर तो गया था चंदेरी का और चला गया देवगिरी। बात समझ में नहीं आई, लेकिन फिर भी उसका अपने भतीजे पर अविश्वास नहीं हुआ। ये दया नहीं है, ये बेवकूफी है। फिर वो जो व्यक्ति था अहमद चक, जिसको कभी उसने माफ किया था, है ना, उसने सुल्तान को कहा भी कि सुल्तान साहब, जिस आदमी के पास हाथी और माल आ जाता है ना, वह सुल्तान बनने का ख्वाब देखने लगता है। वह इतना उन्मत्त हो जाता है कि उसे खुद के पैरों में और हाथियों के पैरों में कोई अंतर दिखाई नहीं देता है। इसलिए सुल्तान साहब, और इसके अलावा यह भी है कि जो लोग मलिक चज्जू के समर्थक थे वे आज उसके साथ हैं। तो आप थोड़ा ख्याल कीजिए, थोड़ा विचार कीजिए कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है आपसे। सुल्तान को यह कहना भी कोई आसान बात नहीं थी, लेकिन जलालुद्दीन को उसने कहा। नहीं बनी बात। जलालुद्दीन ने विश्वास ही किया। उधर उसने क्या है, अपने भाई अलमास बेग को काम लिया अलाउद्दीन ने, और संदेश भिजवाया कि सुल्तान साहब, वो मेरा भाई तो आपसे डर रहा है, इतने दिन तक आपके सामने पेश नहीं हुआ ने, तो वह तो कांप रहा है और वह तो बस आत्महत्या का सामान अपने साथ ही रखता है हर समय, और लूट का माल भी आपको सौंपना चाहता है। इसलिए आप उससे मिलने जाओ, उसकी आने की हिम्मत नहीं है, वह तो आपसे डर रहा है। तो सुल्तान ने फिर एक चिट्ठी लिखी अपने हाथ से, बड़ी प्यार भरी चिट्ठी लिखी और चिट्ठी भेजी। तो कहा कि भाई, अपने भतीजे को, तुम डरो मत, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं। तो फिर वापस अलमास बेग को काम लिया अलाउद्दीन ने। अलमास बेग ने सूचना की, कहा कि साहब, वह तो अपने पास में एक रुमाल में जहर रखता है हर समय, इतना डरा हुआ है अलाउद्दीन आपसे। अब आप उससे मिलने जाओ और फौज लेके मत जाओ। अब इतनी बात होने के बाद भी जलालुद्दीन खिलजी को यह समझ में नहीं आ रहा है कि क्या संभावना है। तो जब अलमास लौट कर आया तो अलाउद्दीन ने नौबतें बजवाई, बोले अब मेरा डर दूर हो गया है। उसके बाद में वह जो सुल्तान है 1000 घुड़सवार साथ लेके और कीलूगढ़ी से कड़ा की ओर रवाना हुआ, और एक छोटी सी नाव में उसको बिठाया गया। अलमास बेग ने कहा, देखो साहब, ज्यादा लोग नहीं जाने हैं, अपने इन जो आपके अंगरक्षक है ना, इनको भी यहीं छोड़ दो, वो बहुत डरा हुआ है अलाउद्दीन। तो उसने कहा, अरे तुम लोग यहीं रहो, और नाव में बैठ गया। और नाव में बैठकर और मिलने चला आया, नदी पार की। और जब नदी पार हो गई
तो कड़ा और मानिकपुर के बीच में तंबू गाड़े हुए थे अलाउद्दीन के। तो वो थोड़े से नौकरों के साथ वह जब इस बार आया तो उसने ये भी कहा अलमास बेग ने कि साहब यदि आप अब नहीं गए ना उसके पास ये बिना अंगरक्षकों के, तो वह तो सुसाइड करने वाला है, बस आत्महत्या कर लेगा, इसलिए आप चलिए ही। सुल्तान चला गया और वही बात अपने लोगों को कह दिया, ये हथियार छोड़ दो, वो मेरा भतीजा डर जाएगा। खैर, तो जब नदी के दूसरे पार पहुंचे तो सुल्तान के साथ में कुछ अमीर भी तो थे ना भाई, अंगरक्षकों को तो छोड़ दिया, लेकिन कुछ लोग तो साथ थे ही ना। उन्होंने कहा कि सुल्तान साहब ये क्या चक्कर है, पीछे फौज खड़ी है अलाउद्दीन की, तो कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है कि जो शुभ न हो। तो मलिक खुर्रम वकीलदार ने पूछा कि इस तैयारी के क्या मायने हैं, फौज क्यों आई है? तो अलमास बेग ने कहा, अरे साहब ये जो फौज है यही तो सलामी देगी सुल्तान को, सुल्तान का सम्मान प्रकट करने के लिए, सुल्तान के लिए, और ये फौज बुलाई गई है, और कोई बात नहीं है। तो चलो कोई बात नहीं, वो छोटी सी नाव में बैठ के आया तो था ही। और ये बातें कुछ पहले की कुछ बाद की है, मतलब पूरी घटना मैं आपको ये बता रहा हूं, इस तरह से हुआ। तो जैसे वह आया, सुल्तान ने भतीजे की आंखें चूमी, गाल चूमे, उसको खूब लाड किया उसका, और कहा, अरे बावले मुझसे क्या डरा, मैंने तो तुझे पाला है अपने हाथों बचपन से, मुझसे इतना क्या डरने की जरूरत थी। गले भी मिला, और जैसे ही सुल्तान ने अलाउद्दीन का हाथ पकड़ा, अलाउद्दीन का इशारा पाकर, और सामाना का एक मोहम्मद सलीम था, उसने सुल्तान पर तलवार से वार कर दिया। पहला वार नहीं लगा ठीक से, तो दूसरा वार किया। सुल्तान नदी की ओर चिल्लाता हुआ भागा, कह रहे दुष्ट अलाउद्दीन, यह तूने क्या किया? तभी एक व्यक्ति था इख्तियारुद्दीन हूद, वह दौड़कर सुल्तान के पीछे गया, उसको गिरा दिया और उसका सिर काट के और अलाउद्दीन के सामने रख दिया कि ये लो साहब। सुल्तान के साथ जितने भी लोग थे सबको मार दिया गया, और फिर उसका जो सिर है उसको एक भाले पर टांग कर घुमाया गया वहां। और बाद में अवध में भी इस सिर की एक प्रदर्शनी लगी, और जो अलाउद्दीन के साथी थे उन्होंने जो शाही छत्र होता है वो अलाउद्दीन के ऊपर लगा दिया, तब से आप सुल्तान। तो जैसा मैंने कहा कि अलाउद्दीन खिलजी के भिलसा के अभियान से ही जलालुद्दीन की भूमिका खत्म हो जाती है। अब इस तरह से एक सुल्तान का अंत हुआ, चाचा भी लगता था, ससुर भी लगता था। तो यह बात है उस सुल्तान की जिसे हमारे इतिहासकार मित्र दयालु कहते हैं, उदार कहते हैं। इस तरह से एक सेना नायक पर विश्वास कर लेना, और उस युग में जिस युग में किसी भी समय कहीं भी सुल्तान को षड्यंत्रकारी मार सकते थे, इस तरह से भरोसा करना यह कोई उदारता नहीं है, यह कोई दया दिखाना नहीं है, यह मूर्खता है। तो जलालुद्दीन खिलजी अपनी मूर्खता के कारण और मौत के मुंह में चला गया। इस तरह से जलालुद्दीन खिलजी के शासन का 1296 ईस्वी में अंत हो गया, और फिर कहानी शुरू होती है अलाउद्दीन खिलजी की, जिसके बारे में हम अगली कड़ी में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।